ये है ज्योग्राफी की क्लास। इसमें देखेंगे हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके 8 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये पूछे गए हैं। 6 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो स्टार्स 6 से शुरू करते हैं। 6 to 7 8 सब एक में देखेंगे। स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है, जैसे कि सन एक स्टार है, अर्थ एक प्लेनेट है। अर्थ की अपनी हीट और लाइट नहीं है, तो सन एक स्टार है, स्टार की खुद की अपनी हीट और लाइट होती है। पोल स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब पोल स्टार है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं है। कितने प्लैनेट हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये सारे प्लैनेट हैं। प्लैनेट की अपनी हीट और लाइट नहीं होती, प्लैनेट चक्कर लगाते हैं सन का। स्टार्स की अपनी हीट और लाइट है, प्लैनेट्स की अपनी हीट और लाइट नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अर्थ एक प्लैनेट है और मून उसका सैटेलाइट है। और सन के सबसे नज़दीक है मरकरी, उसके बाद है वीनस, मतलब एक सीक्वेंस है। सन से कौन कितना दूरी पर है, तो सबसे नज़दीक मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये सीक्वेंस है प्लैनेट का सन के अराउंड जो मूव करते हैं। तो अर्थ थर्ड नंबर पर है, सन से तीसरे नंबर पर अर्थ है। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है टू सन। वीनस को कंसिडर किया जाता है अर्थ का ट्विन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्लैनेट को कहते हैं अर्थ का ट्विन। तो वीनस को कंसिडर किया जाता है अर्थ ट्विन। क्यों? क्योंकि इसका साइज और शेप अर्थ के जैसा ही है। जियोलॉजी करते हैं, जियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ द अर्थ। और जीओइड ये याद रखना है, जीओइड अर्थ के शेप को कहते हैं जीओइड, GEOID, जीओइड मतलब शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन। अर्थ सन के सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। तो अर्थ तीसरे नंबर पर है और अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक फैक्ट है ये बस। अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस पे वाटर ही है, तो इसलिए ब्लू प्लेनेट कहते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं वो सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, उस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट। सन अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, दूर है। और मून अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला आदमी था जो मून पर गया। कब? 20 जुलाई 1969 में। मून अपना एक चक्कर लगाता है 27 दिन में, और अर्थ का भी एक चक्कर लगाता है 27 दिन में। एक फैक्ट है ये भी। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये पूछा गया है एस्ट्रॉयड कहाँ पाए जाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच में ये घूमते रहते हैं एस्ट्रॉयड। ग्लोब क्या है? ये 3D मॉडल है अर्थ का। ग्लोब जो टेबल पर रखा रहता है, प्रिंसिपल के टेबल पर रखा रहता है अर्थ का स्ट्रक्चर टाइप का, तो वो ग्लोब है। और क्या है दिखाता है? वो अर्थ को दिखा रहा है, 3D मॉडल है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अर्थ मूव करता है किस डायरेक्शन में? देखो अर्थ अपनी जगह मूव कर रहा है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, और अर्थ सन का चक्कर भी लगा रहा है। एक चक्कर एक साल में पूरा होता है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो अर्थ रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, रोटेशन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं। और अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। तो अर्थ जो है मूव करने की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अर्थ मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। एक्सिस क्या है? एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कनेक्ट करने वाली लाइन को कहा गया एक्सिस। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। देखो ये सारी लाइन बनाई क्यों जाती हैं कि जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो किसी भी प्लेस की लोकेशन पता करने के लिए ये सारी लाइन खींची गई हैं। जैसे इक्वेटर है तो इक्वेटर बीच से जा रही लाइन को कहते हैं, उसके ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर है। जैसे इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो लोकेशन पता करने के लिए ये सारी लाइन सोची गई है, बनाई गई है। तो इक्वेटर रिप्रेजेंट करेगा 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से होकर भी गुजर रहा है। इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पूछा गया है किन किन स्टेट से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट हैं इंडिया के जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। और भी कंट्री से गुजर रहा है, बट इंडिया का तो मस्ट याद रख लेना है। तो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
जो इंडिया से होकर गुजर रहा है, मतलब इंडिया के बीच से जा रहा है। कहाँ कहाँ से जा रहा है? 8 स्टेट से जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा एंड मिजोरम। 8 स्टेट हो गए। ऐसे ही नॉर्थन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है आर्कटिक सर्कल, और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल और साउथर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल होगा सबसे ऊपर। अच्छा चलो, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड कौन कर रहा है? इक्वेटर। और एक प्राइम मेरिडियन है जो अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। तो प्राइम मेरिडियन वो इमेजिनरी लाइन हो गई जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये 0 डिग्री मेरिडियन हो गया प्राइम मेरिडियन, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीज जोन या ठंडा काफ़ी है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, देखो प्राइम मेरिडियन लिया गया है लंदन के ग्रीनविच से, वहाँ पर 0 डिग्री है। तो उसके ईस्ट में इंडिया है, कितने ईस्ट में है? 82.5 डिग्री ईस्ट में इंडिया का टाइम लिया गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया या टाइम ऑफ इंडिया कहाँ से लिया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट से लिया गया है, ये याद रख लेना है, क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। कहाँ से ईस्ट है ये? प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे हैं हम, ईस्टर्न साइड में है, मतलब इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अब टोरिड जोन है। टोरिड जोन कौन सा जोन है? इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो जो ये सारा जोन हो गया, ये बीच अर्थ का बीच का हिस्सा हो गया, मिडिल वाला पोर्शन हो गया, जो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव कर रहा है सन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीधी लाइट सन की यहीं पर पड़ती हैं। मतलब ये सब अर्थ पर सबसे गर्म जोन यही है। तो इसे कहते हैं टोरिड जोन, जो रिसीव करता है मैक्सिमम हीट। ठीक है। अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री, मतलब एक अपना पूरा चक्कर अर्थ घूम जाता है 24 घंटे में, जब तो दिन और रात हो रहे हैं। तो 15 डिग्री कितने में घूमेगा? 1 घंटे में। 1 डिग्री कितने में घूमेगा? 4 मिनट में। ये पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। 15 डिग्री कितने में घूमेगा? 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ घूम जाता है। इंडिया का जो टाइम है वो लंदन के, जहाँ से हमने 0 डिग्री लिया है, उससे 5.5 घंटा आगे है। अगर लंदन में दोपहर के 12 बजने हैं तो यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे। ये याद रख लेना है कि इन लंदन में का 0 डिग्री लिया है ना प्राइम मेरिडियन में, लंदन के ग्रीनविच वहाँ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लिया गया है, उसके आगे हमारा टाइम चल रहा है 5 घंटा 30 मिनट। इंडिया में खुद में भी टाइम का डिफरेंस है, मतलब अर्थ जो घूम रही है, तो इंडिया का ईस्टर्न हिस्सा जल्दी सूरज राइज होगा वहाँ, जैसे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जल्दी सनराइज हो रहा है, और वेस्ट तक जाते जाते देर टाइम लगेगा ना। अर्थ घूम रही है, धीरे धीरे घूम रही है, 24 घंटा में पूरी अर्थ एक चक्कर लगा जाती है अपना। तो जो इंडिया है, इंडिया का आसाम का डिब्रूगढ़ है, वहाँ से द्वारिका जो गुजरात में है, वहाँ तक टाइम डिफरेंस 1.25 घंटे का है। मतलब आसाम में सनराइज जल्दी होगा और गुजरात में लेट होगा। कितना लेट? 1.25 घंटा। ये डिफरेंस है। मतलब ये डिफरेंस इसलिए क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो सनराइज वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है ईस्ट के साइड में। रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं। रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, उसे कहते हैं ऑर्बिट, जिसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? जैसे दिन और रात को जो हिस्सा अलग कर रहा है ना, वो लाइन, वो कहेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब अर्थ का एक पोर्शन तो अंधेरे में है, एक उजाले में है, तो बीच में सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, जो डिवाइड कर रहा है डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। सीजन चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं? सीजन चेंज हो रहे हैं कि अर्थ मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, उसकी वजह से सीजन चेंज हो रहे हैं। क्योंकि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में लगते हैं 1 साल, और 1 साल में सीजन सारे चेंज होते हैं। और अर्थ को अपना एक चक्कर लगाने में लगते हैं 24 घंटा, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। मतलब जो पोर्सन आ गया वहाँ दिन, जो पीछे चला गया वहाँ रात। अर्थ ट्रेवल करते हैं अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, सीधी सी बात है। लीप ईयर में एक लीप ईयर में 366 नंबर ऑफ डेज होते हैं। जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है 4 साल के बाद। क्यों? क्योंकि अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 1 साल में, मतलब उसमें एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे। तो 6 घंटे 6 घंटे और 6 घंटे मिलके 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो वो हो जाते हैं 366 डेज। इस तरह से लीप ईयर में हो जाता है एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अर्थ
जब सन का एक पूरा चक्कर लगाती है उसे टाइम लगता है 365 दिन और 6 घंटे। तो 4 साल में 6 घंटे जोड़कर 24 घंटा बना लेते हैं और उससे एक दिन बढ़ जाता है। समर सोलिस्ट मतलब समर कहाँ हो रही है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन। देखो इक्वेटर है, अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड ही है। तो जब नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्टेड है तो मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर में हीट ज़्यादा रिसीव कर रहा है। तो सन ऑफ रेज ऑफ द सन डायरेक्टली फॉल करेंगे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अगर सन रेज डायरेक्टली नॉर्थन हेमिस्फीयर में आ रही हैं तो गर्मी भी नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी। मतलब अगर जून नॉर्थन 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर होगा समर सोलिस्टिस, सबसे ज़्यादा गर्म दिन। और जो जो नॉर्थन हेमिस्फीयर कंडीशन है उसकी उल्टी कंडीशन होगी साउथर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में ठंडी होगी। जैसे हम इंडिया नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया में जब गर्मी होती है ना मई जून में, जब ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है मई जून में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रिसमस मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया में समर्स में मनाते हैं या विंटर्स में मनाते हैं। अब सोचो वहाँ नवंबर दिसंबर में पड़ती है समर्स, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इंडिया में पड़ती है विंटर्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दिसंबर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो टिल्टेड है, वो जो साउथ पोल है वो टिल्टेड है टुवर्ड द सन। तो सन रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर के नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो दिसंबर में साउथर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, तो ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ भी गर्मी होगी। तो दिसंबर में इंडिया में सर्दी है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, दिसंबर में वो क्रिसमस मनाएंगे तो वो समर्स में क्रिसमस मनाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो ठीक है, समर सोलिस्ट कब है, 21 जून को, ये याद रखना है। इसमें होता क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन, इसमें सनरेज फॉल करें डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर है। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजर रहा है इंडिया से भी होकर गुजर रहा है। इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पूछा गया क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किन किन स्टेट से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रख रहे हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो 21 जून का लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होगी नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्योंकि दिन बड़े हैं तो लॉन्गेस्ट डे, रात छोटी होगी। छोटी मतलब अंधेरा कम टाइम के लिए रहेगा। विंटर सोलिस्टिस होगा 22 दिसंबर को। इसमें साउथर्न पोल जो है टिल्टेड टुवर्ड द सन। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही है तो सनरेज डायरेक्टली कहाँ पर जा रही हैं, वो जा रही है साउथर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कहाँ, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। तो सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्विनॉक्स 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो रेज ऑफ द सन फॉल करते हैं डायरेक्टली, इक्विनॉक्स मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर, इक्वेटर के ऊपर सनरेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं। तो इक्वेटर है, TOR इक्वेटर है ये। तो इक्वेटर के ऊपर सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगे मतलब दिन और रात बराबर हो गए। मतलब मार्च और सितंबर ऐसा है कि जहाँ दुनिया में दिन और रात सब बराबर होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक जैसा होता है मार्च और सितंबर। तो इक्विनॉक्स कब कहा गया है, 21 मार्च 23 सितंबर, याद रख लेना है। इसमें पूरी अर्थ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट है मार्च और सितंबर में। ये क्वेश्चन आ गया ना। क्रिसमस सेलिब्रेटेड होता है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में, कब, समर में, क्योंकि दिसंबर में वहाँ पर पड़ती है समर, क्योंकि दिसंबर में नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ रही है सर्दी, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में उसको उल्टा होता है, पड़ती है वहाँ पर समर्स। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ देखो, अर्थ भी सीधी सीधी नहीं है, झुकी हुई है। कितनी, 66.5 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अर्थ के एक्सिस से। मैप क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो मैप एक प्लेन पेपर पर अर्थ को बनाया गया है। तो मैप रिप्रेजेंट करता है, ये ड्राइंग को दिखाता है कि अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। मतलब मैप में ना हर एक को एक स्केल से मेजर करके एक प्रॉपर जगह दी गई है, वो उतना ही दूर है उससे। जैसे कंट्री टू कंट्री कितनी दूर है, तो उसी हिसाब से मैप पे बनाया गया है, स्केल यूज करके, मेजर करके। तो मैप प्रोवाइड करता है मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। ग्लोब तो बस एक दिखा रहा है कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। बट ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है मैप। और फिजिकल मैप दिखाता है नेचुरल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, रिवर, ओशन। ये सारे कौन सा मैप दिखाता है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप बताता है कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, प्लेट्यू कहाँ पर है, प्लेन या रिवर कहाँ पर है, ये सारा दिखाता है फिजिकल मैप।
पॉलिटिकल मैप दिखाता है कि सिटीज़, टाउन, विलेज, कंट्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, लोकेशन उनकी। थीमेटिक मैप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फोकस करता है, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल का मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, इन सब चीज़ों फोकस करता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप फोकस करता है ऑन द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोड मैप है, रेनफॉल मैप है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज है। 3 कंपोनेंट है मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन कौन से कंपोनेंट है, डिस्टेंस, डायरेक्शन। देखो ये क्वेश्चन थीमेटिक मैप वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे रेनफॉल का मैप है या रोड मैप है, तो ये कौन सा मैप उसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस करता है, जैसे कि रोड मैप, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल मैप यूज होता है बड़े बड़े एरियाज को दिखाने के लिए पेपर में। बड़ा एरिया है स्मॉल स्केल मैप यूज करेंगे, और छोटा एरिया है उसे दिखाने के लिए लार्ज स्केल मैप यूज करेंगे, जैसे कि विलेज या टाउन दिखाना है तो लार्ज स्केल मैप। स्केच क्या है, स्केच एक ड्राइंग है जो हमारे मेमोरी पे बेस बनाया जाता है, जैसे कि किसी इंसान को हमने चोरी करते देखा तो उसका फेस का हमने एक स्केच बना दिया, वो है ड्राइंग। ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, मैप में ब्लू कलर यूज हो रहा है वाटर को दिखाने के लिए। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो मतलब वहाँ पर सब चीज़ें होंगी, लैंड, वाटर, एयर टुगेदर मिलके एक लाइफ को पॉसिबल बनाएंगे, तो उसे कहेंगे बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ है, जहाँ पर हम खड़े हैं वो लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या क्या है, लिथोस्फीयर कंप्राइज द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सोयल, क्रस्ट के ऊपर थिन लेयर ऑफ द सोयल है लिथोस्फीयर। हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंटेन एवरेस्ट, सी लेवल से सबसे ऊपर, और सबसे अर्थ में से डीपेस्ट पॉइंट है मैरिना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैरिना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में। कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका है, उसमें से एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया कवर करता है 1/3 जो लैंड एरिया है अर्थ का, वो एशिया के पास है। एशिया कहाँ पर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो इंडिया भी एशिया में है, तो एशिया कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अर्थ को इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो एशिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एशिया और यूरोप अलग कर, यूरल माउंटेन बीच में है, तो एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट, तो एशिया और यूरोप को सेपरेट करने वाला कौन सा है, यूरल माउंटेन, याद रखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रहा है, एशिया से होकर जा रहा है। इंडिया से भी होकर गया था ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया किन स्टेट से होकर गुजरा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, याद रख लेने 8 स्टेट है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। इक्वेटर अफ्रीका के लगभग 20 से जा रहा है। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अफ्रीका ही ओनली कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर भी गुजर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजर रहा है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजर रहा है। जैसे कि इंडिया इक्वेटर के ऊपर है, इंडिया से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ठीक है, बट अफ्रीका इतना बड़ा है जिससे तीनों गुजर रहे हैं। अफ्रीका ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों गुजर जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सहारा डेजर्ट कहाँ है, अफ्रीका में है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर नील नदी अफ्रीका में है। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से लिंक्ड है थ्रू इस्थमस ऑफ पैनामा, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाले को कहते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। साउथ अमेरिका से होकर गुजर रही है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन रिवर कहाँ है, साउथ अमेरिका में। नील नदी कहाँ है, अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया में अगर गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है, इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है। दिसंबर में इंडिया में ठंड है तो दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है, समर्स हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर्स में सेलिब्रेट होता है, समर्स क्योंकि वहाँ दिसंबर में समर्स पड़ती हैं इसलिए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पर, ठीक है। इस्थमस किसे कहते हैं, ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करती है, जैसे इस्थमस ऑफ पैनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, तो इस्थमस से उसे कहते हैं, जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करें। स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो कनेक्ट करता है टू लार्ज वाटर बॉडीज, जैसे कि सी या ओशियन है,
उसे कहते हैं स्ट्रेट। जैसे पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है। पाक क्वेश्चन पूछा गया पाक स्ट्रेट किससे कनेक्ट करता है, इंडिया और श्रीलंका को। ओशन कौन कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन है, फिर अटलांटिक उससे छोटा, फिर इंडियन उससे छोटा, साउथर्न एंड आर्कटिक ओशियन उससे छोटा। इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है। हिल इज ए लैंड सरफेस जो दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा अगर उठा हुआ पार्ट उसे कहते हैं हिल। अगर वो 600 मीटर से ज़्यादा उठ जाए तो उसे कहेंगे माउंटेन। माउंटेन अगर एक लाइन में अरेंज होते तो उसे कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन। 3 टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, 3 टाइप के माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनिक माउंटेन। हिमालयन माउंटेन एंड द एल्प्स, ये है यंग फोल्ड माउंटेन। एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, हिमालयन माउंटेन और एल्प्स। अरावली रेंज जो इंडिया का है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का। अरावली रेंज इंडिया में है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन इंडिया में। वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है एप्लेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूराल माउंटेन इन रशिया। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन मतलब एक पोर्शन एक ब्लॉक की तरह है, माउंटेन ऊपर उठा हुआ, एक ब्लॉक नीचे धसा हुआ। तो अपलिफ्ट जो ब्लॉक है उसे कहेंगे हॉर्स्ट और जो दबा हुआ उसे कहेंगे ग्रेबन। राइने वैली एंड द वोसगास माउंटेन यूरोप में है और ये एग्जाम्पल है फोल्ड माउंटेन के। वोल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा जापान में है। ये एग्जाम्पल है वोल्केनिक माउंटेन के। माउंटेन डिफर करते फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। अगर 6000 मीटर 600 मीटर से ज़्यादा है तो वो माउंटेन, और 600 मीटर से कम है तो हिल। ग्लेशियर कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन्स में, क्योंकि वहीं पर पड़ती है ना बर्फ़। इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है, नीचे साउथ में इंडियन ओशियन है। इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। इंडिया लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर की लंबाई है और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ गुजरात ईस्ट टू वेस्ट 2900 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये पैरामीटर हो गए इंडिया के। इंडिया लोकेटेड है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे इंडिया से होकर गुजरता है 8 स्टेट से, जो मैंने कई बार बता दिए। इंडिया एक्सटेंड करता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक इंडिया की पोजीशन है। और वैसे ही वेस्ट टू ईस्ट साइड डाटा कुछ याद नहीं करना, बस समझ लेना है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया याद रख लेना है, वो 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट है। मतलब प्राइम मेरिडियन से इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड में है। एग्जैक्ट 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने टाइम लिया है। इंडिया 68 से लेकर 97 तक है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पर हमने इंडिया का टाइम मेजर किया है। वहीं से सारे इंडिया का टाइम होता है एक साथ। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहाँ से जा रहा है, ये यूपी के इलाहाबाद से होकर गुजर रहा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर। इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। श्रीलंका और मालदीव जो है इंडिया के आइलैंड नेबर है। श्रीलंका और इंडिया सेपरेटेड है बाय द पाक स्ट्रेट। मतलब ये अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया और को कनेक्ट करते हैं श्रीलंका कौन, पाक स्ट्रेट। पेनिनसुला किसे कहते हैं, ये एक पीस ऑफ लैंड है, जमीन का वो टुकड़ा है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ। तो साउथर्न इंडिया का जो पोर्शन है वो तीनों साइड से वाटर से घिरा है। हिमालयन माउंटेन आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंज। ऊपर है ग्रेट हिमालय, बीच में मिडिल हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक। तो शिवालिक साउथर्न मोस्ट हिमालय हो गया, हिमालय में सबसे नीचे हो गया शिवालिक। ग्रेट हिमालय को कहते हैं हिमाद्री, ये याद रखना है। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। मिडिल हिमालय कहते हैं हिमाचल, और जो साउथर्न मोस्ट शिवालिक है ये है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में जो है वो अरावली हिल्स है, ओल्डेस्ट माउंटेन है ये। सह्याद्री ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है। साउथर्न इंडिया का जो पोर्शन है ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है, याद रखना है। सह्याद्री SAHYADRI सह्याद्री, वेस्टर्न घाट। प्लेट्यू जो है वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड है, मतलब ज़मीन का टुकड़ा जो उठा हुआ है, और ये मिनरल में
रिच होते हैं, रिच इन मिनरल डिपॉजिट। डेक्कन प्लेटू इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है। तिब्बत का प्लेटू हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में। इंडिया में डेक्कन प्लेटू ओल्डेस्ट प्लेटू है और दुनिया में तिब्बत का प्लेटू हाईएस्ट प्लेटू है। अफ्रीकन प्लेटू फेमस है फिर किसके लिए? गोल्ड और डायमंड के लिए। अफ्रीका में गोल्ड डायमंड ये सब चीज़ें हैं। छोटा नागपुर प्लेटू इंडिया में है। इसमें यहाँ पर किसके रिजर्व हैं? आयरन, कोयला, मैग्नीज के। ये अच्छा क्वेश्चन है। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है जो वेस्ट साइड में फ्लो कर रही हैं? इनटू अरेबियन सी। वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है इंडिया के। तो कौन कौन सी रिवर है जो अरेबियन सी में जाकर मिल रही हैं? तो वो है नर्मदा एंड तापी। नर्मदा और तापी जो रिवर हैं वो अरेबियन सी में जाकर मिल रही हैं, मतलब ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। पूछा जाता है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का एग्जाम्पल। और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ये कन्फ्यूजन कर देते हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा एंड तापी। सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुँह खाने पर, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है इन द बे ऑफ बंगाल के जो एंटर करते हैं तब। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का पार्ट है। वेदर किसे कहते हैं? वेदर के जो डे टू डे चेंज है एटमॉस्फेयर में, आज का वेदर ऐसा है, वेदर का मतलब ये है। और क्लाइमेट मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस का सालों साल वेदर कैसा रहा है, तो उसका एवरेज उसका क्लाइमेट है। तो ये क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म होगी। अब देखते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट है, या हार्ड टॉप लेयर है अर्थ की जिस पे हम खड़े हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब जहाँ पर वाटर है, रिवर, लेक्स, सी, ओशन। बायोस्फीयर मतलब जहाँ लैंड, वाटर और एयर सब कुछ अवेलेबल है और वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। मेजर कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के, नेचुरल है, ह्यूमन मेड, और ह्यूमन खुद भी, इंसान खुद भी इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब बायोटिक या एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक प्लांट और एनिमल, एबायोटिक लैंड, वाटर एंड एयर। इकोसिस्टम रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन, लेक्स, रिवर, ओशन, ये सारे इकोसिस्टम बनाते हैं, अपना एक इकोसिस्टम बनाते हैं। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ये अच्छा कोई है, याद रख लेना है। बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? जब ट्रेड होता था ना, पहले पैसा नहीं थे तो सामान के बदले वो सामान ले लिया जाता था, इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? क्योंकि एक्वेरियम इकोसिस्टम तो है बट नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नहीं बनाया, इंसान ने बनाया है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल रोड। अर्थ के 3 लेयर हैं, ऊपर है क्रस्ट, बीच में मेंटल, सबसे अंदर कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 लेयर होगी अर्थ की। क्रस्ट जो है अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस की। क्रस्ट बना है, क्रस्ट जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो हो गया, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, दूसरा ओशनिक क्रस्ट जिसमें पानी टिका है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है सिलिका एंड एल्यूमिना का, और ओशनिक क्रस्ट बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम का। क्रस्ट के नीचे है मेंटल। क्रस्ट तो एक पतली सी लेयर है, मेंटल का एरिया सबसे बड़ा है 2900 किलोमीटर तक, तो मेंटल ही है, और सबसे अंदर है कोर। तो क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर हो गई अर्थ की। क्रस्ट के नीचे है मेंटल, उसके नीचे है कोर। कोर जो है इनर मोस्ट लेयर है। क्रस्ट अबाउट 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मास, और 5 किलोमीटर तक है ओशनिक फ्लोर। देखो अर्थ की 3 लेयर हो गई, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर की पतली लेयर है, मेंटल सबसे बड़ा है, कोर सबसे अंदर का पोर्शन है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कोर। कोर किसका बना है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। निकल और आयरन, NiFe। कोर किसका बना है? निकल और आयरन, Ni निकल, Fe आयरन, NiFe बना है कोर। सेंट्रल कोर के अंदर जो है ना, टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। कोर में टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे अर्थ में हम नीचे जाते हैं ना, तो प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता चला जाता है, तो कोर में तो बहुत ज़्यादा है टेम्परेचर प्रेशर। क्रस्ट लगभग 1% है, मेंटल 84% तक है, और कोर 15% तक है। 3 टाइप की रॉक होती हैं चट्टानें, 3 टाइप की हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक बनती है मोल्टन मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, उससे बनती है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ना, लेयर बाय लेयर इकट्ठा होता रहता है चीज़ें, फिर बनती है सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज होते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर। सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं फॉसिल्स ऑफ द प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स या फॉसिल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। तो फॉसिल्स क्या है? ये रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि ट्रैप्ड हो गए हैं रॉक्स में। अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है एक मशीन से जिसे कहता है सेस्मोग्राफ।
और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो मेजर करते हैं रिएक्टर स्केल पर। अर्थक्वेक मेजर करते हैं सेस्मोग्राफ से, और किस पे मेजर करते हैं, रिएक्टर स्केल पर। वेदरिंग में मतलब जो रॉक की अर्थ जो रॉक की सरफेस है वो ब्रेक डाउन होती है तो उसे कहते हैं वेदरिंग। और इरोजन मतलब जो ब्रेक डाउन पोर्सन है उसे हवा या पानी बहा ले जाता है उसे कहते हैं इरोजन। हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल वेनेजुला में। वेनेजुला है साउथ अमेरिका में। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल है वेनेजुला में, वेनेजुला है साउथ अमेरिका में। नियाग्रा फॉल कहाँ पर है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर। नियाग्रा फॉल नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं, बट ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है। विक्टोरिया फॉल कहाँ है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे फॉल ये अच्छे क्वेश्चन है, किसमें कोई सा भी आ सकता है। अफ्रीका में है, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में, जैम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर। जैसे रिवर प्लेन्स में एंटर करती हैं ना, प्लेन ज़मीन पर एंटर करती है ना, और फ्लो वाटर का आ रहा है तो वो वाटर कहीं ना कहीं फिर मोड़ता चला जाता है, तो नदी मोड़ में चलती है। तो जब मोड़ में चलती है उसे कहते हैं मिएंडर। अब जब मान लो पानी नेक्स्ट टाइम आया बहुत तेज़ी से आगे बह गया तो किसी मोड़ को छोड़ दिया, तो जिस मोड़ को छोड़ेंगे वो बना देगा लेक, उसे कहेंगे ऑक्सबो लेक। मोरेनी वो मटेरियल हैं जो ग्लेशियर के साथ बह के आ जाते हैं। सी केव किसे कहते हैं, सी केव जैसे कि माउंटेन्स हैं और जैसे चट्टाने हैं, तो वहाँ रॉक्स को सी वेव डायरेक्टली हिट कर रही हैं तो वहाँ पर केव बन जाते हैं, कट लग जाते हैं, क्रैक डेवलप होते हैं, तो उन्हें कहते हैं सी केव। और सी आर्क किसे कहते हैं, ओवर टाइम सी केव जो बड़ी होती चली जाती हैं, तो क्योंकि अभी भी वाटर तो वहाँ पर टक्कर मार ही रहा है तो वो केव बड़ी होंगी तो उन्हें कहेंगे सी आर्क। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सी आर्क का ऊपर की छत भी चली जाएगी तो एक हिस्सा रॉक का अलग खड़ा रहेगा, उसे कहेंगे सी स्टेक्स। सी स्टेक। मशरूम रॉक कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट में, रेगिस्तानों में। मशरूम रॉक जो चट्टानें हैं उस उनसे जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पर गर्म हवाएं उसे काट देती हैं तो वो रॉक जो है ना मशरूम की तरह दिखते हैं, तो मशरूम रॉक हो गई वो। मशरूम को इसलिए कहते हैं मशरूम रॉक। कहाँ पर पाए जाते हैं, डेजर्ट में, क्योंकि गर्म हवाओं ने पत्थरों का नीचे का हिस्सा काट दिया। 5 लेयर है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ठीक है, 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, जहाँ हम खड़े हैं उससे 13 किलोमीटर ऊपर तक ट्रोपोस्फियर है। द एयर वी ब्रीद वो एग्जिस्ट करती है ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना जैसे कि रेनफॉल है, फॉग है, हेल स्टॉर्म, सारे ट्रोपोस्फियर में होती हैं। और प्लेन उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, मतलब प्लेन एक्चुअल में बादलों के ऊपर उड़ते हैं क्योंकि बादल ट्रोपोस्फियर में है और प्लेन उसके ऊपर क्लियर स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फियर एक्सटेंड करती है अप टू हाइट 50 किलोमीटर तक। ट्रोपोस्फियर 13 किलोमीटर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में सारी बादल वाली फिनोमिना नहीं होती हैं, ये फ्री है फ्रॉम द ऑल वेदर फिनोमिना। तो ये आइडियल है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। जो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी लेयर में एरोप्लेन फ्लाई करते हैं तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। और वेदर फिनोमिना किस में होते हैं, वो होती है ट्रोपोस्फियर। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि ओजोन लेयर किस इस लेयर में है, किस उसमें है, तो वो स्ट्रेटोस्फियर में है। और ओजोन लेयर क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेज से। स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर लेयर है मीजोस्फियर 80 किलोमीटर तक, थर्ड लेयर एटमॉस्फेयर की। मीडियोस्फीयर के ऊपर है थर्मोस्फीयर जो एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर से लेकर 4400 किलोमीटर तक। और जो थर्मोस्फीयर है वो हेल्प करती है किसमें, रेडियो ट्रांसमिशन में। एक्सोस्फीयर अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की जो हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। वेदर की जो फिनोमिना है वो डे टू आवर जो कंडीशन है दिन की उसे कहते हैं वेदर। और क्लाइमेट किसे कहते हैं, जो एवरेज वेदर कंडीशन है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसे कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब कई सालों का जब मेजर किया जाता है तब क्लाइमेट मेजर किया जाता है। इंसोलेशन किसे कहते हैं, जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ उसे कहते हैं इंसोलेशन। थर्मामीटर क्या करता है, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गॉज क्या करता है, मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को। विंड वेन क्या करता है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड को मेजर करता है। विंड क्या है, ये विंड है मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जैसे एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर फॉल करता है रैपिडली। परमानेंट विंड कौन सी है, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली ये परमानेंट विंड है।
परमानेंट विंड ब्लो करते हैं कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि वेस्टर्ली वेस्टर्न में इस साइड में जाएंगे, ईस्टर्ली इस साइड में जाएंगे, इस तरह से। लोकल विंड क्या है? लोकल विंड जैसे कि लू इंडिया में चलती हैं गर्मियों में, तो ऐसी लोकल विंड है, ये चलते हैं ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ए ईयर इन ए स्मॉल एरिया, जैसे कि नॉर्थर्न इंडिया में चलती हैं गर्मियों में, तो ये होगी लोकल विंड। ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, इसे कहते हैं ह्यूमिडिटी। 3 टाइप की रेनफॉल होती हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। क्लाउड किसे कहते हैं? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड डस्ट पार्टिकल्स, वो बनाते हैं क्लाउड। लू एक एग्जाम्पल ही मैंने बताया था ना, लू एग्जाम्पल है किसका? लोकल विंड का। कहाँ पर चलती है ये हवाएं? नॉर्थ इंडिया में समर्स में। देखो एटमॉस्फेयर में CO2 0.003% ही है, तब भी इतना हो वाला उसका होता ही है, जितना ही इफेक्ट इसका है। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। टाइड किसे कहते हैं? रिदमिक राइज और फॉल जो ओशन वाटर का होता है ट्वाइस इन ए डे, वो कहते हैं टाइड। ये होता है किसके लिए? किसकी वजह से? जो ग्रेविटेशनल पुल है किसका? सन और मून का, किसके ऊपर पड़ रहा है? अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से हो रही है टाइड। और जब सन और मून और अर्थ एक ही डायरेक्शन में आ गए तो ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा लगेगा, तो टाइड भी हाईएस्ट होंगी। जो हाई टाइड है ये हेल्प करते हैं फिशिंग में, क्योंकि मछलियों को अंदर से लाकर बाहर फेंक देती हैं। तो वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट होता कहाँ? कहाँ पर जब सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा इंडिया, मतलब अर्थ का पोर्शन इक्वेटर है जो सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा, तो वार्म ओशनिक करंट कहाँ से ओरिजिनेट होंगे? नियर द इक्वेटर। जो वाटर वहाँ पर होगा वहीं ज़्यादा गर्मी लगेगी, वहीं वाटर गर्म होगा, तो जहाँ वाटर गर्म होगा वहीं पर वार्म ओशनिक करंट मूव होंगी, तो वहाँ से कहाँ जाएंगे? जहाँ पर ठंडा है, पोल के टुवार्ड जाएंगे। लेब्राडोर ओशन करंट एग्जाम्पल है कोल्ड करंट का, और गल्फ स्ट्रीम एग्जाम्पल है वार्म करंट का। द एरियाज वेयर द वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वो अच्छा ग्राउंड है फिशिंग के लिए। जो जहाँ वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ पर फोगी वेदर हो जाता है, और फोगी वेदर है डिफ़िकल्टी है नेविगेशन के लिए। और जो राइज और फॉल जो वाटर का होता है, जो टाइड बनाता है, ये हेल्प करता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इससे कर सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे? इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर पर ही सबसे ज़्यादा हीट पड़ रही है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट भी वहीं होंगे। नियर द इक्वेटर जो पोर्शन आएंगे अर्थ के, वहाँ पर ज़्यादा होगा। रीजन्स नियर द इक्वेटर आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वहाँ पत्ते भी गिरते हैं, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट सैड करते हैं उनकी पत्तियों को इन ड्राई सीजन। क्यों करते हैं सैड? वाटर को बचाने के लिए। कोनीफेरस फॉरेस्ट कहाँ पर होते हैं? टैगा। इनका दूसरा नाम टैगा है, जो ठंडी जगह पर होते हैं। ग्रास लैंड ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट टू लो अमाउंट में होते हैं, वहाँ पर ग्रास लैंड ग्रो करते हैं। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? पोलर एरिया ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में। लाइकेन और मॉसेस कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन है ये, लाइकेन मॉसेस। थॉर्नी बसेस कहाँ पर आएंगे? वो ये हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक क्लाइमेट में पाए जाते हैं, जो नुकीले पौधे हैं। क्यों? क्योंकि पानी पहुँचाना है इन्हें, इसलिए ये हॉट और ड्राई डेजर्टिक कंडीशन में जो उनकी पत्तियाँ हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं, इसलिए। जैसे ग्रासलैंड है, सवाना ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है। लेआनोस वेनेजुएला में। पैम्पास, ये याद कर लेना, कोई ना कोई तो आता ही है। पैम्पास अर्जेंटीना में। परारे ग्रासलैंड नॉर्थ अमेरिका में है। वेल्ड ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में। स्टेपी ग्रासलैंड सेंट्रल एशिया में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में है। तो ग्रासलैंड का नाम याद रख लेने कौन सा कहाँ पर है। ट्रांसह्यूमेंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मूवमेंट होता है लोगों का सीजन टू सीजन। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अच्छा क्वेश्चन है। किसे कनेक्ट करता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसे कनेक्ट करेगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को। ट्रांस साइबेरियन रेलवे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो रशिया में है, क्योंकि रशिया सबसे बड़ा है, जो कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक तक। ट्रिब्यूटरीज उन रिवर को कहते हैं जो स्मॉल रिवर ज्वाइन करते हैं बड़ी रिवर को, तो वो ट्रिब्यूटरीज। और जो बड़ी रिवर से निकलने वाली रिवर्स को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया है। कौन से शहर है जो जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और गंगा नदी के किनारे हैं? तो वो उन्हें याद रखना है। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारे शहर ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और ये गंगा नदी के किनारे हैं। कोलकाता पोर्ट कहाँ पर है? रिवर हुगली के में। ताजमहल कहाँ पर है? वही जमुना के किनारे, और आगरा में।
इलाहाबाद, गंगा और यमुना वहाँ पर मिलती है, वहाँ पर है। शुगर कैन और जूट को कहते हैं कैश क्रॉप्स। वन हॉर्न डायनासोर्स पाया जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका उसे कहते हैं परारे। परारे कवर करता है पार्ट ऑफ यूएसए एंड पार्ट ऑफ कनाडा। परारे बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, परारा के वेस्ट में है रॉकी माउंटेन और ईस्ट में है ग्रेट लेक्स। चिनोक लोकल विंड है नॉर्थ अमेरिका की, लू लोकल विंड है इंडिया की। परारों को ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वीट प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, नाम है वेल्ड। वेल्ड है साउथर्न हेमिस्फीयर में और रिच है मिनरल्स में। वेल्ड इज बाउंड बाय द ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन इन द ईस्ट। वेल्ड जो ग्रासलैंड है उसके ईस्ट में है ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन। जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर बीइंग गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा सोना यहीं से मिलता है जोहान्सबर्ग से, साउथ अफ्रीका। किम्बरले फेमस है फॉर डायमंड की माइन के लिए। सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट। सहारा डेजर्ट टच करता है 11 कंट्रीज़ की बाउंड्री को। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, 3 है माली, मोरिटानिया, मोरक्को। नाइजर, सूडान, टूनीशिया, वेस्टर्न सहारा। ये क्लास 7th की ज्योग्राफी होगी। अब देखेंगे क्लास 8th की ज्योग्राफी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। मतलब ये रिन्यू हो सकते हैं, मतलब ये नए नए आ सकते हैं। मतलब अर्थ जब तक है तब तक ये रहेंगे। और हम किस पे काम करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पर। और ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे। लिमिटेड स्टॉक है, मतलब ढूंढते रहते हैं, पर जहाँ भी हम ढूंढ रहे हैं वो एक लिमिट तो हो गई ना, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड। मतलब उसे अच्छे से यूज़ करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्स को आज हमें अच्छे से यूज़ करना है और कल के लिए भी छोड़ना है, इस तरह से अपना डेवलपमेंट करना है। पोटेंशियल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जिनमें पोटेंशियल है रिसोर्स बनने की, बट आज हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं। यूबिक्विटस रिसोर्स ऐसे रिसोर्स हैं जो पूरी दुनिया में, जैसे कि एयर। डिफोरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, डिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। मतलब फॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना। रिसोर्स डेवलपमेंट एक मेथड है यूटिलाइजिंग हम अपनी इंटेलिजेंस को इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, यूजेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ ए रिसोर्स, जिसे कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन कौन से हैं? जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं। और नेचुरल रिसोर्स नेचर से मिले हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किसे कहते हैं? कि इंसानों की स्किल को इम्प्रूव करके इतना अच्छा करना कि वो और भी अच्छे से काम कर सकें और रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकें, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो रेन का वाटर है उसे स्टोर कर लेना और फ्यूचर में यूज़ करना। प्राइवेट लैंड मतलब किसी एक इंडिविजुअल की लैंड है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की ज़मीन है, किसी सरकार की ज़मीन नहीं है प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड मतलब पूरे ग्रुप्स की लैंड है, जैसे एक सोसाइटी की लैंड होगी तो वो कम्युनिटी लैंड हो गई। कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोयल डिग्रेडेशन कराते हैं? जैसे डिफोरेस्टेशन, पेड़ काट दो। ओवर ग्रेजिंग मतलब पशु को छोड़ दो चरने के लिए। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, इनसे सोयल खराब होती है। सोयल ख़राब होती है मतलब उसकी फर्टिलिटी ख़राब होती है, उसमें फसल नहीं उगा सकते हम। स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? ये वो बर्ड्स या एनिमल्स हैं जो डेड लाइव स्टॉक को खाते हैं, उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स। टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाएगी जहाँ पर ठंडे रीजन्स में। डेसिडुअस फॉरेस्ट उन्हें कहते हैं जो अपने पत्तों को एक साल में एक बार छोड़ते हैं। मल्चिंग दो प्लांट्स के बीच में जो स्पेस है उसे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है खेतों से जो आया है उससे ढक दो उस ज़मीन को, उसे कहेंगे मल्चिंग, जिससे कि उसका मॉइस्चर बना रहेगा, फर्टिलिटी बनी रहेगी, वो ऊपर की लेयर नहीं हटेगी। इंटरक्रॉपिंग मतलब दो क्रॉप के बीच में एक क्रॉप दूसरी लगा दो, जिससे एक तो फुल यूज हो रहा है सोयल का और ये जो क्रॉप है एक दूसरे को हेल्प करेंगी। शेल्टर बेल्ट मतलब एक रो में प्लांट लगा दी गई जैसे साउंड पोल्यूशन या विंड के मूवमेंट को रोकने के लिए, इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट। माइनिंग मतलब माइंस के मिनरल्स को टेकिंग आउट करना, बाहर निकालना। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब ये ऊपर की लेयर हटा दी और फिर मिनरल निकाल लिए, तो इसे कहेंगे ओपन कास्ट माइनिंग। सॉफ्ट माइनिंग मतलब सिर्फ जैसे पेट्रोलियम निकालना, नेचुरल गैस को निकालना, जैसे उसके लिए हमें डीप गड्ढा खोदना पड़ेगा, डीप बोर करनी पड़ेगी, जिस जब भी वो पेट्रोलियम निकलेगा काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं सॉफ्ट माइनिंग। क्वेरिंग क्या है? मिनरल अगर ऐसे ही लाई करते हैं नियर द सरफेस पर तो उसे बस खोद के निकाल लेना, तो उसे कहते हैं क्वेरिंग। स्विट्जरलैंड के पास कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है। कोयला और पेट्रोलियम किस उसमें चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में, लेकिन ये मेटामॉर्फिक में नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स में ही पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम। चाइना और इंडिया के पास आयरन ओर के डिपॉजिट हैं। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया के पास टिन के प्रोड्यूसर, ये वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं।
अफ्रीका फेमस है किसके लिए? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। जब भी इतनी गरीबी वहाँ है, डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम सबसे ज़्यादा अफ्रीका में प्रोड्यूस होता है। ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का इन द वर्ल्ड। फॉसिल्स फ्यूल्स के एग्जांपल है कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और कोयले के प्रोड्यूसर वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, फ्रांस एंड साउथ अफ्रीका। इंडिया में कोयला कौन प्रोड्यूस करता है? झारखंड में होता है, रानीगंज, जहारिया, धनबाद एंड बोकारो में। चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कतर। चीफ तो यही है, मतलब मेन तो यहीं से आता है पेट्रोलियम। उसके अलावा रशिया, यूएसए, इंडिया में भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब एंड कतर। इंडिया में कौन कहाँ होता है ये? आसाम के डिगबोई में और मुंबई के बॉम्बे हाई में और कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर भी पेट्रोलियम पाया जाता है। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके और यूएसए ये विंड एनर्जी को यूज़ करने का काम कर रहे हैं। नॉर्वे पहली कंट्री जिसने डेवलप किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम। जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से रहे हैं? फायरवुड, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइड्रो पावर ये रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रहे हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये इन पॉल्यूशन भी कम करते हैं और कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, सेफ भी हैं, क्लीन भी है, बट इनका अभी यूज़ हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि जो नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फार्मिंग, सेरिकल्चर, पेसिकल्चर, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? जो नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है, जैसे फार्मिंग हम कर रहे हैं, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, इसमें हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, बट नेचर खुद दे रहा है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो हैं जो हम प्राइमरी रिसोर्सेज को यूज़ करके कुछ नया बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। टर्सरी एक्टिविटीज़ या टर्सरी सेक्टर जो है इकोनॉमी का, वो ये है जो दोनों को सपोर्ट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, सर्विस है, ट्रेड है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये टर्सरी एक्टिविटीज़ में आता है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। एग्रीकल्चर में क्रॉप को ग्रो करना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर सबको ग्रो करना। उसके अलावा लाइव स्टॉक को पालना भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। सेरिकल्चर में सिल्क का प्रोडक्शन करना है, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म, सिल्क प्रोड्यूस करना है सेरिकल्चर। पिसिकल्चर मतलब फिश का प्रोडक्शन। विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स का कल्टिवेशन। हॉर्टिकल्चर ये क्वेश्चन पूछा गया। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, मतलब बेचने के लिए वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स बोए जाते हैं, वो हॉर्टिकल्चर है उसकी ब्रांच। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, उसमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड और ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते, उसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं और कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। किसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। सबसिस्टेंस फार्मिंग उसे कहते हैं जो बस हमारे काम चलाने के लिए इतना पैदा हो रहा है कि हमारा काम चल जाए, इसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं? मतलब एक एरिया साफ करके हमने खेती की, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई तो हमने दूसरा एरिया साफ करके वहाँ खेती की, तो इसे हमने शिफ्ट कर लिया, तो इसे कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो पहले होता था ज़्यादा। नोमैडिक हर्डिंग कहेंगे, जो हर्ड्समैन है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उनके एनिमल्स के साथ, उसे कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग किसे कहेंगे? बेचने के लिए जो फसल बोई जाती हैं उसे कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? फसल भी बोई जा रही हैं, फोडर क्रॉप्स भी बोई जा रही हैं, मतलब हमारे खाने के लिए भी, एनिमल्स के खाने के लिए भी और एनिमल्स को पालना भी, तो इस तीनों मिलकर बना रहे हैं मिक्स्ड फार्मिंग। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती है जो सिंगल क्रॉप बड़े एरिया में बोई जाती है कॉमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब बेचने के लिए, उन्हें कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। पूछ लिया जाता है प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल बताओ, तो टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब प्लांटेशन क्रॉप का एग्जाम्पल हैं। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। और ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया। सबसिस्टेंस फार्मिंग के इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। कॉटन ग्रो करती है किस में? ब्लैक सोयल में और एलुवियल सोयल में। पूछा गया क्वेश्चन है, कॉटन किस में ग्रो करती है? ब्लैक सोयल में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल है झूमिंग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं, मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं, रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें उनके जो ओनर है वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, सरकार नहीं है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक है वो सरकार है। कोऑपरेटिव सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं, जैसे कि कोई प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल या वर्कर्स सारे मिलकर चला रहे हैं, जैसे कि अमूल है, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर में है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ उन्हें कहते हैं जो अभी इमर्ज कर रही हैं। सनराइज, इन्हें सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं क्योंकि आगे जाके ये बढ़ेंगी बढ़ेंगी, जैसे सनराइज हो रहा है ऊपर चढ़ेगा, ऐसे ही ये इंडस्ट्रीज़ भी ऊपर जाएंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी, नॉलेज, ये सब है।
स्मेल्टिंग क्या है? स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसका जो ओर है उससे मिनरल्स को, मेटल्स को निकाल लेने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्मेल्टिंग। मतलब ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहते हैं स्मेल्टिंग। ग्रेट लेक्स कौन सी हैं? सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो, मिचिगन एंड एराई। नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेचुरल फाइबर वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनिन एंड जूट है। मैन मेड फाइबर है नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। तो मैन मेड फाइबर नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक हैं। अहमदाबाद लोकेटेड है कहाँ? साबरमती के किनारे पर। अहमदाबाद को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और ओसाका को कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्योंकि ये भी दोनों टेक्सटाइल सेंटर हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल तक एक एवरेज पर्सन जीता है, वो उस एरिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई। जैसे कि इंडिया के काम में जापान की ज़्यादा है। बर्थ रेट मतलब एक एरिया में 1000 लोगों पर कितने बच्चों का जन्म और हो गया एक साल में, तो ये बर्थ रेट हो गई। लाइव बर्थ मतलब उन बच्चों की डेथ नहीं हुई है, जन्म लेने के बाद मतलब जिंदा है, वो काउंट होते हैं। डेथ रेट मतलब एक साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हो गई एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे कहेंगे डेथ रेट ऑफ दैट प्लेस। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना, मूव कर जाना, तो कहते हैं माइग्रेशन। नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री। मतलब बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो मतलब ग्रोथ कर रही है कंट्री। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट भी कम है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है, अब ये नेगेटिव ग्रोथ हो गई, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में हो रही है आजकल। आई इमिग्रेशन, व्हेन ए पर्सन एंटर इन ए न्यू कंट्री। ई इमिग्रेशन मतलब कंट्री जिसे छोड़ के जा रहे हैं वहाँ, इसे कहते हैं इमिग्रेशन ई। और जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर आई इमिग्रेशन। पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन मतलब कितने एज ग्रुप के कितने लोग हैं। तो ये था क्लास 8 की ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी।